रात अभी पूरी तरह ढली नहीं थी। अमावस्या का गहरा अंधेरा उस छोटी जीर्ण शीर्ण कुटिया के कोने कोने में जमा हुआ था। बाहर रिमझिम बारिश की एक लयबद्ध ध्वनि गूंज रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी पुरानी विस्मृत लोरी को गुनगुना रही हो। हवा में गीली मिट्टी और पुरानी लकड़ियों की सौंधी मगर उदास महक बसी थी। सोम शर्मा अपनी फटी हुई चटाई पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी नजरें छत की ओर नहीं, बल्कि छत की कड़ी से लटके हुए उस मिट्टी के पात्र पर टिकी थीं। अंधेरे में भी वो मटका उसे साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो मटका ना होकर उसके जीवन का एकमात्र ध्रुव तारा हो। उस मटके में सत्तू भरा था, वो सत्तू जो उसके लिए केवल भोजन नहीं था, बल्कि भविष्य की एक धुंधली उम्मीद थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सोम शर्मा को अपनी ही सांसों की आवाज किसी आंधी की तरह लग रही थी। उसका शरीर थका हुआ था, दिन भर की भटकने ने उसकी हड्डियों में दर्द भर दिया था, लेकिन उसका मन जागृत था। एक अजीब सी बेचैनी और एक मीठी सी आशा उसके भीतर करवटें बदल रही थीं। बाहर की दुनिया सो रही थी, लेकिन सोम शर्मा की दुनिया में अभी सुबह होने वाली थी। एक ऐसी सुबह जो सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि उस लटके हुए मटके की संभावनाओं से उगने वाली थी। ये कहानी उस रात की है जब एक इंसान ने अपनी खुली आंखों से नसीब को बदलने का प्रयास किया। स्वागत है कहानियों के समुद्र में। आज की कहानी है ब्राह्मण और सत्तू का मटका। ये कहानी आपके उलझनों को थोड़ा हल्का करेगी और आपको एक शांत, सुरक्षित नींद तक धीरे धीरे ले जाएगी। अगर हमारी ये कहानियां आपके दिल को जरा सा भी सुकून देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें अगली रात की कहानी लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सोम शर्मा का जीवन किसी ठहरे हुए पानी की तरह था, गंदला, शांत और जिसमें कोई हलचल नहीं होती। वो उस गांव का एक ऐसा ब्राह्मण था जिसका होना या न होना गांव वालों के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता था। सूर्योदय होते ही उसका संघर्ष शुरू हो जाता और सूर्यास्त के साथ वो संघर्ष केवल रूप बदलता, समाप्त नहीं होता। उस दिन की सुबह भी कुछ अलग नहीं थी। सूरज अपनी पूरी तीव्रता के साथ आकाश में चढ़ाया था। धूप इतनी तीखी थी कि नंगे पांव चलते हुए ऐसा लगता था मानो जमीन के नीचे अंगारे बिछे हों। सोम शर्मा ने अपना पुराना अनगिनत जगहों से रफू किया हुआ उत्तरीय कंधे पर डाला और भिक्षाटन के लिए निकल पड़ा। उसके एक हाथ में छोटा सा कमंडल था और दूसरे हाथ में एक पुरानी लाठी, जो बुढ़ापे से पहले आ पहुंचे इस बुढ़ापे में उसका एकमात्र सहारा थी। गलियों में जीवन अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। बच्चे धूल में खेल रहे थे, व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर बैठकर ग्राहकों को आवाजें लगा रहे थे और गृहिणियां अपने द्वारों पर रंगोली सजा रही थीं। सोम शर्मा इन सब के बीच से एक छाया की तरह गुजर रहा था। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, न ही किसी से कोई अपेक्षा। वो जानता था कि दुनिया अपनी धुरी पर घूमती है और उस धुरी में उसके जैसे लोगों के लिए बहुत कम जगह होती है। वो एक द्वार पर रुका। भिक्षाम देहि। उसका स्वर बहुत ऊंचा नहीं था, उसमें एक संकोच था, एक दबी हुई लज्जा थी जो बरसों की गरीबी भी उसकी आत्मा से खुरच नहीं पाई थी। भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। वो कुछ क्षण वहां खड़ा रहा। धूप उसके माथे से पसीना बनकर टपक रही थी। उसने दोबारा आवाज नहीं दी। उसे पता था कि मौन अक्सर ना का सबसे स्पष्ट रूप होता है। वो आगे बढ़ गया। यही क्रम कई द्वारों तक चला। कहीं से उसे डांट मिली, कहीं से उपेक्षा और कहीं से बस एक बंद दरवाजा। भूख उसके पेट में मरोड़ पैदा कर रही थी। प्यास से गला सूख कर कांटा हो रहा था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। रुकने का मतलब था हार मान लेना, और हारने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं था।
दोपहर होते होते जब सूरज ठीक सिर के ऊपर आ गया और परछाइयां छोटी होकर पैरों के नीचे छिप गईं, तब उसका भाग्य कुछ पलों के लिए मेहरबान हुआ। वो गांव के एक संपन्न सेठ के द्वार पर पहुंचा था। वहां शायद कोई उत्सव था या शायद सेठ का मन उस दिन उदार था। जैसे ही सोम शर्मा ने आवाज लगाई, भीतर से एक सेवक निकला। उसके हाथों में एक बड़ा पात्र था। आज सेठ जी ने ब्राह्मणों के लिए सत्तू का दान निकाला है, सेवक ने रूखे स्वर में कहा और सोम शर्मा की झोली में ढेर सारा सत्तू डाल दिया। वो सत्तू, वो केवल जौ का आटा नहीं था। वो सफेद सा भूरा सा चूर्ण उस समय सोम शर्मा को सोने की धूल जैसा लगा। उसकी गंध में एक ऐसा नशा था जो भूख को शांत करने से पहले ही मन को तृप्त कर रहा था। उसकी झोली भारी हो गई थी। इतना सत्तू, इतना भोजन तो उसे पिछले कई महीनों में एक साथ नसीब नहीं हुआ था। उसके हाथ कांपने लगे, कमजोरी से नहीं बल्कि खुशी के अतिरेक से। उसने सेवक को आशीर्वाद दिया, हालांकि सेवक आशीर्वाद सुनने के लिए रुका भी नहीं था। सोम शर्मा ने अपनी झोली को कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु को सीने से लगाती है। उसे डर था कि कहीं ये सपना टूट न जाए, कहीं हवा का कोई झोंका आए और उसका ये खजाना उड़ा कर ले जाए। वापस लौटते समय उसकी चाल बदल गई थी। अब वो थका हुआ, हारा हुआ ब्राह्मण नहीं था। अब उसके पास कुछ था। ये कुछ होना ही मनुष्य को अस्तित्व का एहसास कराता है। रास्ते भर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो इस सत्तू का क्या करेगा? क्या वो आज ही से खा लेगा? नहीं, ये मूर्खता होगी। भूख तो कल फिर लगेगी। अगर आज ही सब समाप्त कर दिया तो कल फिर उन्हीं द्वारों पर हाथ फैलाना होगा। उसे इस सत्तू को बचाना होगा, उसे इसका संचय करना होगा। घर पहुंचते पहुंचते शाम घिराई थी। उसकी झोंपड़ी जो सुबह उसे काटने को दौड़ रही थी, अब उसे एक सुरक्षित किले जैसी लग रही थी। उसने सबसे पहले एक साफ मिट्टी का मटका ढूंढा। मटका पुराना था, उसका एक किनारा थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन वो मजबूत था। सोम शर्मा ने उसे अच्छी तरह पोंछा और ये सुनिश्चित किया कि उसमें कोई कीड़ा या धूल ना हो। फिर बहुत ही सावधानी से एक एक मुट्ठी करके उसने अपनी झोली का सारा सत्तू उस मटके में भरना शुरू किया। सत्तू के गिरने की वो धीमी सर सर की आवाज उस शांत कुटिया में किसी संगीत की तरह गूंज रही थी। मटका भर गया, लबालब ऊपर तक। उसने मटके को देखा। वो मटका अब केवल मिट्टी का पात्र नहीं रह गया था, वो संभावनाओं का एक ब्रह्मांड बन गया था। सोम शर्मा ने सोचा, इसे जमीन पर रखना सुरक्षित नहीं है। चूहे आ सकते हैं, चींटियां लग सकती हैं, या नींद में मेरा ही पैर लग सकता है। उसने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। छत की कड़ी में एक पुरानी रस्सी लटक रही थी, जिसके नीचे एक छींका बना हुआ था। उसने मटके को बड़ी सावधानी से उठाया और उस छींके पर रख दिया। अब वो मटका उसकी पहुंच में था, लेकिन जमीन की गंदगी और खतरों से दूर। वो अपनी फटी हुई चटाई पर बैठ गया और उस लटकते हुए मटके को निहारने लगा। बाहर अंधेरा गहराने लगा था, लेकिन सोम शर्मा की आंखों में एक नई चमक थी। उसने आज भोजन नहीं पकाया। पेट में भूख थी, लेकिन मन में एक अजीब सी तृप्ति थी। उसने पास रखे पानी के घड़े से 2 घूंट पानी पिया और लेट गया। उसकी दृष्टि मटके पर स्थिर थी, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है, जैसे कोई भक्त अपनी इष्ट मूर्ति को देखता है। वैसे ही सोम शर्मा उस सत्तू के मटके को देख रहा था। उसके दिमाग में गणित के अंक नाचने लगे थे। ये एक मटका सत्तू, ये केवल कुछ दिनों का भोजन नहीं है, ये एक बीज है, और अगर बीज को सही समय और सही खाद मिले तो वो वट वृक्ष बन सकता है। सोम शर्मा करवट बदल कर लेटा, पर उसकी नजरें मटके से नहीं हटी। बाहर हवा तेज हो गई थी, झोंपड़ी का छप्पर फड़फड़ा रहा था, पर उसे इन आवाजों की कोई चिंता नहीं थी। उसके मन के भीतर एक दूसरी ही दुनिया आकार ले रही थी, एक ऐसी दुनिया जहां अभाव नहीं था, जहां अपमान नहीं था। उसने सोचा, अगर अकाल पड़ जाए तो। ये एक भयानक विचार था, लेकिन उस समय ये विचार भयानक नहीं बल्कि लाभकारी लगा। हाँ, अगर अकाल पड़ जाए तो अन्न की कीमत 100 गुनी बढ़ जाएगी। लोग दाने दाने को मोहताज होंगे। तब ये मटका साधारण सत्तू का नहीं बल्कि प्राण रक्षक औषधि का पात्र होगा। उसकी आंखों के सामने बाजार का दृश्य घूमने लगा। लोग चिल्ला रहे हैं, अनाज मांग रहे हैं, और वो शांत भाव से अपने इस मटके के साथ बैठा है। वो अब याचक नहीं था, अब वो दाता बनने की स्थिति में था। भले ही वो ऐसा दाता हो
जो कीमत वसूलता हो। नींद उसे अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन वो जागना चाहता था। वो इस सुनहरे विचार को खोना नहीं चाहता था। उसने अपनी लाठी को अपने पास कसकर पकड़ लिया, जैसे वो लाठी उसके सपनों की रक्षा करने वाली तलवार हो। मटका उसके ठीक पैरों की सीध में ऊपर लटक रहा था। सब कुछ कितना सही, कितना व्यवस्थित लग रहा था। जीवन ने उसे हमेशा खट्टे अनुभव दिए थे, लेकिन आज उसे मिठास की गंध आ रही थी। और इसी गंध, इसी उम्मीद के साथ सोम शर्मा की पलकें भारी होने लगी थी। वो यथार्थ की पथरीली जमीन से फिसलकर कल्पना के मखमली आकाश में प्रवेश करने ही वाला था। यही वो क्षण था जहां से उसकी यात्रा दो रास्तों में बंटने वाली थी। एक जो बिस्तर पर लेटा था और दूसरा जो उस मटके के भीतर छिपे भविष्य में उड़ान भरने वाला था। बाहर बारिश ने अब जोर पकड़ लिया था। बूंदों का शोर टिन और छप्पर पर एक अनवरत ताल ठोक रहा था, जैसे समय की घड़ी अपनी टिक टिक के साथ दौड़ रही हो। सोम शर्मा की कुटिया में अंधकार और गहरा हो गया था। केवल बिजली की कभी कभार होने वाली कौंध उस लटकते हुए मटके को एक पल के लिए रोशन कर देती थी। वो मटका उस क्षण किसी दैवीय विग्रह सा प्रतीत होता, जो उस निर्जन कमरे के केंद्र में स्थापित हो। सोम शर्मा की आंखें अब भी खुली थीं, हालांकि उसका शरीर शिथिल पड़ चुका था। मन की सक्रियता ने उसे एक ऐसी अवस्था में ला खड़ा किया था जहां नींद और जागृति की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। उसे भूख नहीं सता रही थी, एक अजीब सी उत्तेजना उसकी नसों में दौड़ रही थी। उसने करवट बदली और अपना हाथ तकिए के नीचे दबा लिया। उसकी दृष्टि अब भी उसी मटके पर टिकी थी। अकाल, उसने मन ही मन बुदबुदाया। ये शब्द किसी मंत्र की तरह उसके भीतर गूंज रहा था। अगर अकाल पड़ा तो इस सत्तू की कीमत क्या होगी? उसका मन अब एक चतुर व्यापारी की तरह गणनाएं करने लगा था। वो कल्पना करने लगा था कि देश में सूखा पड़ गया है, नदियां सूख गई हैं, खेत बंजर हो गए हैं और अन्न का एक एक दाना मोतियों से भी महंगा हो गया है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। बड़े बड़े सेठ जिनके गोदाम कभी भरे रहते थे, अब खाली हाथ हैं। और उस विपदा के समय उसके पास ये मटका है। कम से कम 100 रुपए। उसने मन में एक संख्या तय की। 100 रुपए। आज के समय में ये एक साधारण रकम हो सकती है, लेकिन सोम शर्मा के लिए, जिसने कभी एक साथ 10 रुपए भी नहीं देखे थे, ये राशि किसी साम्राज्य के खजाने से कम नहीं थी। हाँ, 100 रुपए, उसने स्वयं को आश्वस्त किया। जब मैं इसे बेचूंगा तो मुझे 100 चांदी के सिक्के मिलेंगे। उसकी कल्पना ने अब पंख फैला लिए थे। वो केवल सत्तू नहीं बेच रहा था, वो अपने दारिद्र्य को बेच रहा था, अपने अपमान को बेच रहा था। 100 रुपयों की खनखनाहट उसके कानों में बजने लगी थी। बारिश की बूंदों की आवाज अब सिक्कों की खनक में बदल गई थी। उन 100 रुपयों से मैं क्या करूंगा? ये प्रश्न उसके मन में एक नए अध्याय की शुरुआत था। मैं बकरियां खरीदूंगा, उसने निश्चय किया। 2 बकरियां नहीं, एक जोड़ा, एक नर और एक मादा। उसकी आंखों के सामने 2 स्वस्थ चमकदार बकरियां आ खड़ी हुईं। वे उसकी कुटिया के कोने में बंधी थीं और हरी पत्तियां चबा रही थीं। बकरियां हर 6 महीने में बच्चे देती हैं, उसने याद किया। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। गणित का ये जादुई पहाड़ा उसके दिमाग में तेजी से चलने लगा। देखते ही देखते उसकी छोटी सी कुटिया बकरियों के एक विशाल झुंड से भर गई। उनका मिमियाना उसे किसी संगीत से कम नहीं लग रहा था। वो देख सकता था कि कैसे वो उन बकरियों का दूध बेच रहा है, कैसे लोग उससे बकरियां खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। वो अब केवल भिक्षाटन करने वाला ब्राह्मण नहीं था, वो एक पशुपालक, एक व्यवसायी बन रहा था। जब बकरियों का झुंड बहुत बड़ा हो जाएगा, उसने आगे सोचा, तब मैं उन्हें बेच दूंगा और उनसे मिले धन से मैं गाय खरीदूंगा। गायें, गौधन तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। उसने कल्पना की, सफ़ेद, सांवली और चितकबरी गायें, उनके गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि। शाम के समय जब वे चरकर लौटेंगी तो धूल का एक गुबार उठेगा जो उसकी समृद्धि का प्रतीक होगा। दूध, दही, मक्खन और घी, उसका घर इन रसों से भर जाएगा। वो घी बेचेगा, वो दूध बेचेगा। गांव के लोग कहेंगे, देखो सोम शर्मा के पास कितनी उत्तम गायें हैं। और फिर उसकी महत्वाकांक्षा अब रुकने वाली नहीं थी। गायों को बेचकर मैं भैंसें खरीदूंगा और भैंसों को बेचकर घोड़े। घोड़े शक्ति और गति का प्रतीक। घोड़ों का व्यापार राजा महाराजा करते हैं। वो अब सामान्य व्यापारियों की श्रेणी से ऊपर उठ चुका था।
वो घोड़ों का सौदागर बनेगा, उत्तम नस्ल के अरबी घोड़े जिनकी गर्दनें तनी हुई हों और अयाल हवा में लहराते हों। वो राजाओं को घोड़े बेचेगा, सामंत और सेनापति उसके द्वार पर आएंगे। उसका उठना बैठना अब उच्च वर्ग में होगा। सोने की मुहरें, उसने सोचा, घोड़ों के व्यापार से मुझे अपार स्वर्ण प्राप्त होगा। उस अंधेरी कोठरी में लेटे लेटे सोम शर्मा ने सोने का एक पहाड़ खड़ा कर लिया था। उसकी फटी हुई गुदड़ी अब उसे मखमल की सेज प्रतीत हो रही थी। छत से टपकता पानी उसे महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके मन में तो अब एक भव्य महल की छत थी। उसने करवट बदली और अपनी लाठी को और जोर से भींच लिया। ये लाठी अब केवल सहारा नहीं थी, ये उसका राजदंड बन चुकी थी। उसका सीना गर्व से फूल गया। जो समाज कल तक उसे धिक्कारता था, जो लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, वे ही लोग अब उसके सामने नतमस्तक होंगे। जब मेरे पास इतना सोना होगा, उसने सोचा, तो मैं एक बड़ा घर बनाऊंगा, 4 खंभों वाला, बीच में आंगन और चारों ओर कमरे। घर के पीछे एक बगीचा होगा जिसमें आम और जामुन के पेड़ होंगे। मैं नौकर चाकर रखूंगा। अब मुझे धूप में नहीं जलना पड़ेगा, अब मुझे बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा। सोम शर्मा के चेहरे पर एक मंद मुस्कान तैर गई। अंधेरे में ये मुस्कान किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन ये मुस्कान उसके जीवन की सबसे सच्ची और सबसे दर्दनाक मुस्कान थी। सच्ची इसलिए कि उस पल वो वास्तव में खुश था, और दर्दनाक इसलिए कि उसकी नींव केवल हवा में थी। बाहर हवा का एक तेज झोंका आया और कुटिया का दरवाज़ा खड़खड़ाया। सोम शर्मा चौंक गया, लेकिन उसका सपना नहीं टूटा। उसने इसे किसी याचक की दस्तक समझा। अभी नहीं, उसने मन ही मन अपने काल्पनिक द्वारपाल को आदेश दिया, सेठ सोम शर्मा अभी विश्राम कर रहे हैं। उसकी चेतना अब पूरी तरह इस नई वास्तविकता में डूब चुकी थी। वो भूल गया था कि उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं है। वो भूल गया था कि जिस मटके के सहारे वो ये महल खड़ा कर रहा है, वो मिट्टी का है और एक मामूली से धक्के से टूट सकता है। उसने एक लंबी सांस ली। हवा में अब भी वही सीलन थी, लेकिन सोम शर्मा को चंदन और इत्र की सुगंध आने लगी थी, समृद्धि की सुगंध। उसका अगला कदम क्या होगा? इतना धन, इतनी प्रतिष्ठा, इसके बाद तो केवल एक ही चीज शेष रह जाती है। ये विचार आते ही उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, ऐसी सिहरन जो केवल यौवन और प्रेम की कल्पना से ही उत्पन्न हो सकती है। सोम शर्मा अब उस दहलीज पर खड़ा था जहां से वो अपने अकेलेपन को हमेशा के लिए विदा करने वाला था। उसने अपनी आंखें मूंद लीं। अब उसे मटके को देखने की भी आवश्यकता नहीं थी। वो मटका अब उसके भीतर उतर चुका था। सन्नाटा गहरा था, लेकिन सोम शर्मा के भीतर एक उत्सव आरंभ हो चुका था। सोम शर्मा की आंखें अब पूरी तरह मूंद चुकी थीं, पर उसकी दृष्टि पहले से कहीं अधिक पैनी थी। निद्रा ने उसे अपनी आगोश में नहीं लिया था, बल्कि उसे एक ऐसे लोक में पहुंचा दिया था जहां तर्क और वास्तविकता का कोई पहरा नहीं था। वो तंद्रा की उस अवस्था में था जहां मनुष्य जागते हुए भी सपना देखता है। उसकी चेतना में अब वो पुरानी टपकती हुई झोपड़ी नहीं थी। उसके चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी हो रही थीं, पक्की ईंटों की, जिन पर सफेद चूना पुता था। वो देख रहा था कि उसका घर अब गांव का सबसे भव्य भवन बन चुका है। आंगन में तुलसी का चौरा था, जिसके पास पीतल के बड़े बड़े दीपदान रखे थे। विवाह, ये शब्द उसके मन में किसी मधुर राग की तरह गूंजा। इतना धन, इतनी प्रतिष्ठा और घोड़ों का इतना बड़ा व्यापार, ये सब छिपने वाला नहीं था। उसकी कीर्ति आसपास के नगरों तक फैल चुकी थी, और जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, जहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां संबंध जोड़ने वालों की कतार लग जाती है। सोम शर्मा ने देखा कि एक कुलीन ब्राह्मण अपनी रूपवती कन्या का प्रस्ताव लेकर उसके द्वार पर आया है। वो कन्या, सोम शर्मा ने मन ही मन उसकी छवि गढ़ी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसका रंग चंपई था, आंखें मृग के समान चंचल और बड़ी थीं। उसके चलने से पायल की जो रुंझुन होती, वो सोम शर्मा के कानों में अभी से गूंजने लगी थी। वो सुलक्षणा थी, गृह कार्य में दक्ष और स्वभाव से विनम्र। और दहेज? सोम शर्मा ने एक कठोर व्यापारी की तरह सोचा, फिर एक उदार सेठ की भांति मुस्कुरा दिया। दहेज तो आएगा ही, खूब सारा स्वर्ण, रेशमी वस्त्र और कीमती रत्न। विवाह का मंडप सजा था, शहनाई की आवाज गूंज रही थी। गांव के वे सभी लोग जो कभी उसे हिकारत से देखते थे, आज उसके स्वागत में हाथ जोड़े खड़े थे। उसने देखा कि वो रेशमी धोती और अंग वस्त्रम पहने
फूलों की माला डाले अग्नि के फेरे ले रहा है। अग्नि की लपटें उसके सुनहरे भविष्य को और अधिक प्रकाशित कर रही थीं। विवाह संपन्न हुआ। उसकी पत्नी लज्जा से सिर झुकाए उसके घर में प्रवेश कर रही थी। उसके पैरों की महावर के निशान उसके घर के फर्श पर नहीं, सीधे उसके हृदय पर अंकित हो रहे थे। अब वो अकेला नहीं था, वो सोम शर्मा से गृहस्थ सोम शर्मा बन चुका था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका समाज में स्थान है, परिवार है। समय जो उसकी झोपड़ी में रेंगता हुआ प्रतीत होता था, उसके सपने में पंख लगाकर उड़ने लगा। ऋतुएं बदली, वर्ष बीते और फिर एक किलकारी गूंजी, पुत्र। सोम शर्मा का हृदय गर्व से भर गया। मेरा पुत्र हुआ है। उसने उस बालक को अपनी गोद में उठाया। वो नन्हा सा जीव उसकी अपनी ही प्रतिछाया था। गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। उसने उसका नाम रखने के बारे में सोचा। सोम? नहीं, ये तो उसका अपना नाम था। उसने फिर सोचा, मैं उसे पुकारूंगा सोम। हाँ, सोम। सोम घुटनों के बल चल रहा था। उसकी छोटी छोटी हथेलियां और घुटने धूल में सने थे, लेकिन वो धूल सोम शर्मा को चंदन से कम नहीं लग रही थी। वो आंगन में अपनी लाठी टेक कर बैठता और अपने पुत्र को खेलते हुए देखता। वो देखता कि कैसे सोम तितलियों के पीछे भाग रहा है, कैसे वो गिरता है और फिर खिलखिलाकर हंसता हुआ खड़ा हो जाता है। ये दृश्य इतना जीवंत था कि सोम शर्मा का असली हाथ जो बिस्तर पर पड़ा था, हवा में ऐसे उठा जैसे किसी बच्चे को आशीर्वाद दे रहा हो। उसके चेहरे की वो रेखाएं जो हमेशा चिंता से खिंची रहती थी, अब वात्सल्य से कोमल पड़ गई थी। सोम बहुत नटखट है। उसने मन ही मन शिकायत की, पर उस शिकायत में भी प्रेम था। वो दौड़ता है, चीजें गिराता है। सपने के भीतर का सोम शर्मा अब एक पिता की भूमिका जी रहा था। वो अपने पुत्र को पढ़ाता, उसे श्लोक याद कराता, वो उसके लिए खिलौने लाता। काठ के घोड़े, मिट्टी की गाड़ियां। उसकी पत्नी रसोई में व्यस्त रहती और चूल्हों से उठती स्वादिष्ट व्यंजनों की महक पूरे घर में फैल जाती। खीर, मालपुए और पूरियां। भूख जो कुछ समय पहले तक उसकी सबसे बड़ी शत्रु थी, अब उसके इस काल्पनिक संसार में कहीं भी मौजूद नहीं थी। यहाँ केवल प्रचुरता थी। अन्न के भंडार भरे थे, दूध की नदियां बह रही थी। सोम शर्मा ने अनुभव किया कि वो अब अपनी पत्नी के साथ चौसर खेल रहा है, या शायद संध्या के समय अपने बगीचे में बैठकर चर्चा कर रहा है। जीवन कितना पूर्ण हो सकता है, इसका एहसास उसे पहली बार हो रहा था। वो अकेलापन जिसने उसकी आत्मा को खोखला कर दिया था, अब पूरी तरह भर चुका था। लेकिन सुख के साथ साथ एक और भाव उसके भीतर पनप रहा था, अधिकार। ये सब उसका था। ये धन, ये घर, ये पत्नी, ये पुत्र, ये सब उसने अपने परिश्रम, भले ही वो काल्पनिक हो, से अर्जित किया था। और अपनी अर्जित संपत्ति पर अधिकार जताना मनुष्य का स्वभाव है। सपने की परतों में एक सूक्ष्म परिवर्तन आने लगा। प्रेम अब धीरे धीरे स्वामित्व में बदल रहा था। सोम शर्मा अब केवल एक स्नेही पिता या पति नहीं था, वो इस साम्राज्य का स्वामी बन चुका था। और एक स्वामी को अवज्ञा पसंद नहीं होती। उसने देखा कि उसका पुत्र सोम अब थोड़ा बड़ा हो गया है। वो अब उतना अबोध नहीं रहा। वो अपनी इच्छा चलाने लगा है। वो पिता की आज्ञा के बिना आंगन में खेलता है। वो पढ़ने से जी चुराता है। सोम शर्मा को ये बात खटकने लगी। अनुशासन आवश्यक है, उसने मन में तर्क किया। इतने बड़े घर की मर्यादा बनाए रखनी होगी। यदि मेरा पुत्र ही मेरी बात नहीं मानेगा तो नौकर चाकर क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। सोम शर्मा का मन जो अभी तक आनंद के सागर में गोते लगा रहा था, अब उसमें अहंकार की लहरें उठने लगी थी। वो भूल गया था कि ये सब केवल एक मटके के कारण है। उसे लगने लगा था कि ये उसकी बुद्धिमत्ता, उसके पौरुष और उसके भाग्य का परिणाम है। बाहर बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन सोम शर्मा के भीतर तूफान के बादल घिरने लगे थे। सपनों की दुनिया में संघर्ष का बीज पड़ चुका था, वो बीज जो उगकर सब कुछ नष्ट करने वाला था। लेकिन अभी वो उस भ्रम में डूबा रहना चाहता था। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, सपने में, सुनती हो? सोम को रोको, वो बहुत उधम मचा रहा है। उसकी आवाज में अब एक भारीपन था, एक रुआब था। वो आवाज जो कभी याचना के लिए उठती थी, अब आदेश देने के लिए उठ रही थी। कुटिया के भीतर अंधकार अब एक भारी कंबल की तरह छा गया था। लेकिन सोम शर्मा के मन का रंगमंच चमचमाती रोशनियों से नहाया हुआ था। वह दिन था, प्रखर और तेजस्वी। वो अपने विशाल भवन के मुख्य कक्ष में एक मसनद के सहारे बैठा था।
उसके सामने चांदी की तश्तरियों में भांति भांति के फल और मेवे सजे थे। एक नौकर पंखा झल रहा था और दूसरा उसके पैरों की मालिश कर रहा था। विलासिता का नशा शराब से भी गहरा होता है और सोम शर्मा अब उसी नशे में चूर था। वो अपनी त्वचा पर रेशमी वस्त्रों के स्पर्श को महसूस कर सकता था। वो उस ठंडक को भी महसूस कर रहा था जो खस की टट्टियों से छनकर आने वाली हवा में होती है। उसकी उंगलियों में अंगूठियां थीं जो उसके हर इशारे पर चमक उठती थीं। ये सब मेरा है। ये विचार अब केवल संतोष नहीं रहा था बल्कि अहंकार का रूप ले चुका था। उसने देखा कि उसकी पत्नी, जो अब अधेड़ उम्र की ओर बढ़ रही थी लेकिन जिसका सौंदर्य अब भी गरिमामय था, रसोई के कामों में व्यस्त थी। घर के पिछवाड़े में घोड़ों के अस्तबल से हिनहिनाने की आवाजें आ रही थीं। उसके व्यापार की सफलता का शोर, सब कुछ कितना व्यवस्थित, कितना परिपूर्ण प्रतीत हो रहा था। लेकिन पूर्णता में ही दरार की संभावना छिपी होती है। सोम शर्मा का ध्यान अपने पुत्र सोम की ओर गया। वो बालक अब बड़ा हो चुका था लेकिन उसकी शरारतें कम नहीं हुई थीं। वो आंगन में दौड़ रहा था, धूल उड़ा रहा था और जोर जोर से शोर मचा रहा था। सोम शर्मा को एकांत चाहिए था, उसे शांति चाहिए थी ताकि वो अपने व्यापार के और विस्तार के बारे में सोच सके। लेकिन ये शोर उसके विचारों में बाधा डाल रहा था। सोम, उसने आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज उस शोरगुल में दब गई। उसके भीतर एक हल्की सी झुंझलाहट पैदा हुई। ये झुंझलाहट उस व्यक्ति की थी जिसे आदत हो गई हो कि दुनिया उसके इशारे पर चले। उसने फिर देखा, सोम अब और भी उद्दंडता से खेल रहा था। वो कभी इस खंभे के पीछे छिपता, कभी उस गमले को लुढ़का देता। सोम शर्मा ने अपनी पत्नी को पुकारा, अरे भाग्यवान, देखती नहीं ये लड़का कितना उधम मचा रहा है, इसे रोकती क्यों नहीं? उसकी पत्नी, जो शायद चूल्हे के धुएं और घर के कामों में उलझी थी, ने अनसुना कर दिया। या शायद उसने सुना पर उसे लगा कि यह पिता पुत्र का मामला है। सोम शर्मा का क्रोध, जो अभी तक एक चिंगारी मात्र था, अब सुलगने लगा। क्या इस घर में मेरी कोई सुनता नहीं? उसने सोचा। मैं जो इस पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, क्या मेरे आदेश का कोई मूल्य नहीं? सपने की दुनिया में उसका चरित्र बदल रहा था। वो अब वो विनम्र सोम शर्मा नहीं था जो सत्तू मिलने पर कृतज्ञ हो जाता था। वो अब एक सत्तावादी पुरुष बन चुका था जिसका अहंकार किसी भी अवज्ञा को सहन नहीं कर सकता था। उसने देखा कि उसकी पत्नी, जो अब अधेड़ उम्र की ओर बढ़ रही थी लेकिन जिसका सौंदर्य अब भी गरिमामय था, रसोई के कामों में व्यस्त थी। उसने अपनी पत्नी की ओर बढ़ते हुए देखा। उसके हाथ में वही लाठी थी जो वास्तविकता में उसके बिस्तर पर पड़ी थी। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, वो गरज रहा था। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अवज्ञा का परिणाम क्या होता है। वास्तविकता और सपने के बीच की रेखा पूरी तरह मिट चुकी थी। सोम शर्मा की सांसें तेज हो गई थीं। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसके शरीर की मांसपेशियां तन गई थीं। वो अब बिस्तर पर लेटा हुआ शिथिल व्यक्ति नहीं था, वो एक क्रोधित योद्धा था जो अपने ही घर में युद्ध लड़ रहा था। भाग्यवान, सुनती हो या नहीं? उसने चिल्लाकर कहा। अगर तुम इसे नहीं रोकोगी तो मैं। उसका क्रोध चरम पर था। वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा। वो शायद उसे डांटना चाहता था या शायद मारना चाहता था। विंसा, जो मनुष्य के अवचेतन के सबसे गहरे कोनों में छिपी रहती है, अब सतह पर आ चुकी थी। अभाव ने जो उसे लाचारी दी थी, उसका बदला वो अब इस काल्पनिक वैभव में अपने ही प्रियजनों से ले रहा था। उसने अपना पैर उठाया एक जोरदार लात मारने के लिए। वो लात जो उसकी पत्नी या शायद उस शरारती पुत्र को पड़नी थी। वो लात जो उसके क्रोध, उसकी सत्ता और उसके अहंकार का अंतिम प्रमाण बनती। ले, ये देख मेरा क्रोध। और पूरी ताकत से, पूरे वेग के साथ उसने हवा में लात चलाई। लेकिन वो लात हवा में नहीं बल्कि ठोस वास्तविकता से टकराई। उसका पैर, जो सपने में किसी और दिशा में था, हकीकत में सीधा ऊपर उठा और उस मटके पर जा लगा। वही मटका जो ठीक उसके पैरों के ऊपर छत की कड़ी से लटक रहा था। खटाक, एक तेज दिल दहला देने वाली आवाज हुई, सन्नाटे को चीरती हुई जैसे कोई हड्डी टूट गई हो। और फिर सब कुछ बिखर गया। वो खटाक केवल मिट्टी के टूटने की आवाज नहीं थी, वो एक पूरे ब्रह्मांड के ढहने की आवाज थी। क्षण भर के लिए सोम शर्मा को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। उसकी आंखें खुल गईं, मखमली सेज गायब हो गई। वो विशाल भवन, वो आंगन,
वो पत्नी, वो पुत्र, सब कुछ एक ही पल में धुएं की तरह उड़ गया। बचा तो केवल वो गहरा अंधेरा और ऊपर से गिरती हुई एक सफेद आफत। टूटे हुए मटके के टुकड़े और महीनों से संजोया हुआ वो सत्तू किसी भूस्खलन की तरह सीधे उसके चेहरे और सीने पर आ गिरे। सत्तू का वो बारीक चूर्ण उसकी आंखों में, नाक में और मुंह में भर गया। उसका दम घुटने लगा। वो खांसा, तड़पा और हड़बड़ाकर उठ बैठा। सफेद धूल का एक बादल उस छोटी सी कोठरी में छा गया था। उसकी सांसों के साथ सत्तू के कण भीतर जा रहे थे, लेकिन उसे स्वाद नहीं आ रहा था। उसे केवल एक कड़वाहट महसूस हो रही थी, राख की कड़वाहट। वो सन्न रह गया। उसका शरीर सत्तू से सना हुआ था, जैसे किसी ने होली खेली हो या जैसे किसी शव पर भस्म लपेट दी गई हो। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा पोंछा और अंधेरे में टटोलने लगा। उसका हाथ एक नुकीले मिट्टी के टुकड़े पर पड़ा, मटकी का एक टुकड़ा। उसे स्पर्श करते ही वास्तविकता एक क्रूर हथौड़े की तरह उसके मस्तिष्क पर आ गिरी। मटका। उसके सूखे होठों से केवल एक फुसफुसाहट निकली। उसने ऊपर देखा, जहां कुछ क्षण पहले उसके भविष्य का सूरज चमक रहा था, वहां अब केवल एक टूटी हुई रस्सी और आधा अधूरा टूटा हुआ मटका झूल रहा था। सत्तू। सोम शर्मा पागलों की तरह जमीन पर हाथ फेरने लगा। फर्श गीला था, गंदा था। सत्तू उस गंदगी में मिल चुका था। वो उसे बटोरने की कोशिश करने लगा। नहीं, नहीं, वो बड़बड़ा रहा था। ये 100 रुपए हैं, ये बकरियां हैं, ये गाय हैं। वो मिट्टी और सत्तू को अपनी मुट्ठियों में भर रहा था, लेकिन वो रेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसलता जा रहा था। जितना वो समेटने की कोशिश करता, उतना ही वो बिखरता जाता। उसका सपना, जो इतना ठोस, इतना वास्तविक लग रहा था, अब उसके हाथों में कीचड़ बनकर रह गया था। वो रुक गया। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो लोरी नहीं, बल्कि एक विलाप लग रही थी। उसने अपने हाथ देखे। अंधेरे में भी उसे पता था कि वो हाथ अब खाली हैं, पहले से भी ज्यादा खाली। कल तक उसके पास कम से कम एक उम्मीद थी, एक मटका था जिसे वो देख सकता था, जिस पर वो भरोसा कर सकता था। आज वो मटका भी नहीं था। मेरा पुत्र सोम। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, लेकिन वो भ्रम था। वहां कोई बच्चा नहीं था, वहां कभी कोई बच्चा था ही नहीं। वो निःसंतान था, अविवाहित था और अब दरिद्र भी। उसका अहंकार, जिसने उसे वो लात मारने पर मजबूर किया था, अब उसकी छाती पर पत्थर बनकर बैठ गया था। वो लात उसने अपनी पत्नी को नहीं मारी थी, उसने अपने ही भाग्य को मारी थी। क्रोध जो उसने अपने काल्पनिक परिवार पर उतारा था, उसने उसकी वास्तविक दुनिया को जलाकर राख कर दिया था। सोम शर्मा वहीं उस बिखरे हुए सत्तू के ढेर के बीच घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर अब कांप नहीं रहा था, वो पत्थर हो गया था। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। आंसू तो छोटे मोटे दुखों के लिए होते हैं। जब सर्वस्व लुट जाए, जब आत्मा ही छिल जाए, तो आंसू भी सूख जाते हैं। वो बस उस अंधेरे में घूरता रहा, जहां अब कोई मटका नहीं था। एक अजीब सा सन्नाटा उसके भीतर पसर गया। ये सन्नाटा शांति का नहीं था, ये मृत्यु का सन्नाटा था। सपनों की मृत्यु, उम्मीदों की मृत्यु। उसे अब अपनी भूख का भी एहसास नहीं था। उसे ठंड भी नहीं लग रही थी। वो पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मैं राजा था, उसने मन ही मन कहा। अभी, बस एक पल पहले, मैं राजा था। और अब वो भिखारी भी नहीं रहा, जो कल सुबह था। क्योंकि कल सुबह वाले भिखारी के पास एक सपना था। आज का भिखारी उस सपने की लाश ढो रहा था। बाहर बिजली कड़की और एक क्षण के लिए कमरा रोशन हो उठा। उस रोशनी में सोम शर्मा का चेहरा दिखाई दिया, सफेद सत्तू से पुता हुआ, जैसे कोई विदूषक हो जिसका खेल समाप्त हो चुका हो, लेकिन मेकअप अभी तक न उतरा हो। यह दृश्य करुण नहीं था, यह विभत्स था। मनुष्य की आशाओं का इतना क्रूर उपहास शायद ही कभी समय ने किया हो। वो फिर से लेट गया, उसी सत्तू के ढेर पर। जो सत्तू उसे जीवन देने वाला था, अब वो उसी पर धूल की तरह पड़ा था। नींद अब कोसों दूर थी, अब तो केवल जागना था, एक अनंत अंतहीन जागरण। रात अपनी पूरी आयु जीकर अब मरने को थी।
खिड़की की झिर्रियों से एक मटमैली सी रोशनी भीतर रेंगने लगी थी। ये वो समय था जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, देवताओं का समय, सृजन का समय। लेकिन सोम शर्मा की कुटिया में ये समय विध्वंस का साक्षी बनकर आया था। बारिश थम चुकी थी, अब केवल छप्पर से टपकती बूंदों की टप टप शेष थी, जो किसी घड़ी की टिक टिक की तरह बीते हुए हर क्षण का हिसाब मांग रही थी। सोम शर्मा अब भी उसी अवस्था में बैठा था, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति जिसे किसी ने कीचड़ में गिरा दिया हो। उसकी आंखों में अब नींद का लेश मात्र भी नहीं था, केवल एक सूखा पथराया हुआ जागरण था। जैसे जैसे उजाला बढ़ा, रात का काला पर्दा हटता गया और यथार्थ अपनी नग्न अवस्था में सामने आने लगा। अंधेरे ने जिस दृश्य पर आवरण डाल रखा था, सुबह की पहली किरण ने उसे बेपर्दा कर दिया। फर्श पर वो दृश्य था जिसे देख पाना किसी भी मनुष्य के लिए आत्मघाती हो सकता था। वो सत्तू, वो सफेद जूण जिसे उसने सोने की तरह सहेजा था, अब कीचड़, धूल और नमी के साथ मिल चुका था। वो अब भोजन नहीं रहा था, वो अब कूड़ा बन चुका था। मटके के टुकड़े किसी युद्ध भूमि में बिखरे सैनिकों के शवों की तरह पड़े थे। एक बड़ा टुकड़ा जो मटके का पेट था, उल्टा पड़ा था, जैसे कोई कछुआ पीठ के बल गिरकर असहाय हो गया हो। सोम शर्मा ने अपनी हथेली को देखा। उस पर सत्तू जमा हुआ था, जो पसीने और नमी से चिपककर एक लेप बन गया था। उसने उसे रगड़ने की कोशिश की, वो छूट गया, लेकिन मैल बनकर। ये मेरा घोड़ों का अस्तबल था, उसने मन ही मन सोचा, उस मैल को उंगलियों में मसलते हुए। ये मेरी गायें थीं, ये मेरा महल था। तभी उसकी नजर जमीन पर हुई एक हलचल पर पड़ी। कुटिया के कोने से चींटियों की एक कतार निकल रही थी, काली, छोटी, अनुशासित चींटियां। उन्हें अपने लिए एक खजाना मिल गया था। सोम शर्मा ने देखा कि एक नन्ही सी चींटी सत्तू के एक कण को, जो उसके आकार से 2 गुना बड़ा था, उठाकर ले जा रही है। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, वो बस देखता रहा। देखो, उसने स्वयं से कहा, आवाज इतनी धीमी कि शायद उसे भी सुनाई न दी हो। मेरे हिस्से का राजयोग ये चींटियां भोग रही हैं। जो मेरे लिए साम्राज्य था, वो इनके लिए आज की दावत है। ये प्रकृति का क्रूर व्यंग्य था। एक इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई, उसके सपनों का संपूर्ण आधार, अब कीड़े मकोड़ों का पेट भरने के काम आ रहा था। वो मटका जो उसे राजा बनाने वाला था, अब इन क्षुद्र जीवों के लिए भंडारा बन चुका था। सोम शर्मा को एक अजीब सी हंसी आई। ये हंसी होठों तक नहीं पहुंची, ये गले में ही कहीं अटक गई। ये हंसी उस पागलपन की दहलीज पर थी जहां सुख और दुख का भेद मिट जाता है। मैंने क्या सोचा था, वो आत्मविश्लेषण की उस गहराई में उतरने लगा जहां केवल कांटे होते हैं। मैंने सोचा था, मैं बेचूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं मारूंगा। उसे उस लात की याद फिर आई, वो काल्पनिक लात जो उसने अपनी काल्पनिक पत्नी को मारी थी। उसका पैर अब भी दुख रहा था। शायद मटके से टकराने की चोट थी, या शायद उस आघात का दर्द जो उसकी आत्मा पर लगा था। अहंकार। उसने महसूस किया कि जब उसके पास कुछ नहीं था, तब भी वो शांत था। लेकिन जैसे ही उसने मन में होने का भ्रम पाला, उसके भीतर हिंसा ने जन्म ले लिया। वो उस पत्नी को मारने दौड़ा जो थी ही नहीं। वो उस पुत्र पर चिल्लाया जो जन्मा ही नहीं था। शून्य से शुरू हुआ और शून्य पर ही समाप्त। उसने बुदबुदाया। बाहर से अब दुनिया के जागने की आवाजें आने लगी थीं। मंदिर की घंटी बजी, टन टन। कहीं किसी घर में गाय रंभाई, पड़ोस में किसी ने अपने बच्चे को पुकारा। ये आवाजें जो रोज सामान्य लगती थीं, आज सोम शर्मा को किसी और ग्रह की प्रतीत हो रही थीं। वो उस दुनिया का हिस्सा अब स्वयं को नहीं महसूस कर रहा था। वो उन लोगों से अलग हो चुका था जिनके पास सपने थे या जिनके पास यथार्थ था। उसके पास ना तो सपना था न यथार्थ। उसने एक मुट्ठी सत्तू उठाने की कोशिश की। शायद कुछ बच गया हो, शायद ऊपरी परत के नीचे कुछ साफ हो। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, उसमें मिट्टी की किरकिराहट महसूस हुई। नहीं, उसने मुट्ठी खोल दी। अब इसमें केवल मिलावट है, ठीक मेरे सपनों की तरह। धूप अब आंगन को लांघकर दरवाजे तक आ पहुंची थी। हवा में धूल के कण नाचते दिखाई दे रहे थे। सोम शर्मा खड़ा हुआ। उसके घुटने चटक गए, शरीर में जकड़न थी। उसने अपनी लाठी उठाई, वही लाठी जो रात भर उसके बिस्तर पर राजदंड बनी पड़ी थी। अब वो फिर से बस एक सूखी,
बेजान लकड़ी थी। उसने उसे टेक लिया और लड़खड़ाते हुए कुटिया के द्वार तक पहुंचा। बाहर की हवा ताजी थी। बारिश के बाद की धुली हुई दुनिया चमक रही थी। पेड़ पौधे हरे दिखाई दे रहे थे। आकाश नीला था। सब कुछ इतना सुंदर, इतना नया। लेकिन सोम शर्मा के लिए यह सुंदरता अर्थहीन थी। उसे लग रहा था कि वो किसी शव यात्रा में खड़ा है, जहां सब लोग रंगीन वस्त्र पहन कर आए हैं। उसने आकाश की ओर देखा। वही सूरज जो कल उसे आशा की किरण प्रतीत हो रहा था, आज उसे एक जलती हुई आंख लग रहा था जो उसे घूर रही है। हे ईश्वर, उसने कहा, प्रार्थना के स्वर में नहीं, बल्कि थकी हुई शिकायत के स्वर में। तूने मुझे धन नहीं दिया, स्वीकार है। तूने मुझे परिवार नहीं दिया, स्वीकार है। लेकिन तूने मुझे ये सपना क्यों दिखाया, और दिखाकर इतनी बेरहमी से छीन क्यों लिया? कोई उत्तर नहीं आया। कहीं दूर एक कौवा कांव कांव कर रहा था। सोम शर्मा मुड़ा और अपनी कुटिया के भीतर उस मलबे को देखने लगा। अब उसे सफाई करनी थी। उसे अपने ही हाथों से अपने सपनों की लाश बुहारनी थी। उसे उन ठीकरों को उठाकर बाहर फेंकना था जो कुछ घंटे पहले तक उसके लिए हीरे जवाहरात थे। ये काम किसी दंड से कम नहीं था। हर टुकड़ा उठाते समय उसे याद आ रहा था, ये टुकड़ा मेरी बकरियों का है, ये टुकड़ा मेरे घर की छत का है, ये टुकड़ा मेरे बेटे के खिलौने का है। वो झुककर एक एक ठीकरा बिनने लगा। उसकी कमर झुक गई थी, जैसे अब वो कभी सीधी ना हो पाएगी। वो अपनी उम्र से कई वर्ष बड़ा लगने लगा था। एक ही रात ने उसकी उम्र बढ़ा दी थी। चींटियां अब भी अपना काम कर रही थी। सोम शर्मा ने उन्हें नहीं हटाया। ले जाओ, उसने मन ही मन कहा, तुम ही ले जाओ, कम से कम किसी का तो घर भरे। उसकी आंखों के कोर अब सूखे नहीं थे, वे जल रहे थे, लेकिन रोना नहीं आया। भीतर का रेगिस्तान इतना विशाल हो चुका था कि आंसुओं की 2-4 बूंदें उसे भिगो नहीं सकती थी। वो समझ चुका था कि अभाव केवल वस्तुओं का नहीं होता है। असली अभाव वो है जब मन के पास उम्मीद का कोई तिनका भी न बचे जिसे पकड़कर वो तैर सके। उसका मटका फूट चुका था और उसके साथ ही वो नाव भी डूब चुकी थी, जिस पर बैठकर वो इस भवसागर को पार करने का स्वप्न देख रहा था। अब बस वो था और ये अंतहीन, निष्ठुर यथार्थ। कुटिया के भीतर का वातावरण अब किसी शमशान घाट जैसा शांत और भारी हो चुका था। सोम शर्मा ने कोने में रखी एक पुरानी घिसी हुई झाड़ू उठाई। झाड़ू की सींकें बिखर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसका जीवन बिखर रहा था। उसने झुककर उस मलबे को समेटना शुरू किया। झाड़ू लगाने की वो सर सर की आवाज उस सन्नाटे में बहुत तीखी लग रही थी। हर बार जब झाड़ू सत्तू और मिट्टी के ढेर पर चलती, सोम शर्मा को लगता जैसे वो किसी शव को नहला रहा हो। वो सत्तू जो कल तक उसके लिए अमृत था, अब धूल बनकर उड़ रहा था। हवा में एक महीन गुबार छा गया था, जिसने कमरे की हवा को और भी भारी बना दिया था। उसने मटके के बड़े टुकड़ों को एक एक करके उठाया। एक टुकड़ा जो मटके का मुख था, उसके हाथ में आया। उसका गोल आकार अब भी सुरक्षित था, लेकिन नीचे का धड़ गायब था। सोम शर्मा ने उस टुकड़े को अपनी हथेली पर रखा और उसे घूरने लगा। ये वही मुख था जिसके माध्यम से उसने उस मटके में अपना भविष्य भरा था। आज ये मुख एक टूटे हुए द्वार की तरह लग रहा था जो कहीं नहीं जाता। अचानक एक तीखी चुभन ने उसका ध्यान भंग किया। मटके के एक नुकीले सिरे ने उसकी तर्जनी उंगली को चीर दिया था। एक पल के लिए उसने दर्द महसूस नहीं किया, वो बस देखता रहा। उसकी उंगली से रक्त की एक लाल गाढ़ी बूंद निकली और नीचे बिखरे हुए सफेद सत्तू पर जा गिरी। सफेद पर लाल, ये दृश्य अत्यंत विचित्र था। जीवन, रक्त और मृत्यु, राख सा सत्तू का ये संगम उसकी स्थिति का पूर्ण चित्रण था। उसने न तो उंगली मुंह में डाली, न ही घाव को दबाया। उसने उस दर्द को स्वीकार किया। ये शारीरिक पीड़ा उस मानसिक सुन्नता को तोड़ने के लिए आवश्यक थी जिसने उसे जकड़ रखा था। ये दर्द उसे याद दिला रहा था कि वो अभी भी जीवित है, भले ही उसका सपना मर चुका हो। उसने मलबे को एक टूटी हुई टोकरी में भरा। अब उसे इस कचरे को बाहर फेंकना था। वो बाहर निकला। सूरज अब थोड़ा ऊपर चढ़ाया था। गली में चहल पहल शुरू हो गई थी। सामने वाले घर का दरवाज़ा खुला
और उसका पड़ोसी हरिदत्त बाहर निकला। हरिदत्त एक व्यावहारिक और दुनियादार व्यक्ति था। उसे सोम शर्मा की गरीबी से विशेष सहानुभूति नहीं थी, पर कौतूहल अवश्य था। हरिदत्त की नज़र सोम शर्मा और उसके हाथ में पकड़ी टोकरी पर पड़ी। उसने टोकरी में मटके के टुकड़े और बर्बाद हुआ सत्तू देखा। क्या हुआ पंडित जी? हरिदत्त ने दातून करते हुए पूछा। उसकी आवाज में चिंता कम और जिज्ञासा अधिक थी। रात को बड़ी जोर से कुछ गिरने की आवाज आई थी। सब कुशल तो है? सोम शर्मा ठिठक गया। वो क्या कहे? क्या वो कहे कि रात में उसका महल गिर गया? क्या वो कहे कि उसके घोड़े, उसकी गायें, उसकी पत्नी और उसका पुत्र सब इस टोकरी में मरे पड़े हैं? यदि वो सच बोले तो दुनिया उसे पागल समझेगी, और यदि झूठ बोले तो अपने दुख का अपमान करेगा। उसने एक लंबी सांस ली और नजरें झुका ली। कुछ नहीं हरिदत्त। सोम शर्मा की आवाज बहुत धीमी, बहुत सूखी थी। बस एक मटका था, पुराना था, टूट गया। ओह मटका, हरिदत्त ने लापरवाही से कहा। चलो बला टली, मिट्टी की चीज है, टूटना ही उसका भाग्य है। पर उसमें क्या था? सत्तू लग रहा है? हाँ, सत्तू था। अरे अरे, हरिदत्त ने जीभ से अफसोस की आवाज निकाली, जो पूरी तरह बनावटी थी। बड़ा नुकसान हो गया। आजकल सत्तू के दाम भी तो बढ़ रहे हैं, ध्यान रखा करो पंडित जी। ये कहकर हरिदत्त अपने काम में लग गया। उसके लिए ये केवल कुछ रुपयों का नुकसान था। वो नहीं जानता था कि सोम शर्मा ने अभी अभी अपनी पूरी विरासत, अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी नाली में बहा दी है। सोम शर्मा ने टोकरी खाली कर दी। नाली के गंदे पानी में सफेद सत्तू घुलने लगा, मैला हुआ और अंततः बह गया। मटके के टुकड़े कीचड़ में धंस गए। अब उसके हाथ पूरी तरह खाली थे, टोकरी भी खाली थी। वो वापस कुटिया में आया और टोकरी को कोने में रख दिया। अब उसे फिर से अपनी दिनचर्या शुरू करनी थी। पेट की भूख, जो रात के सुनहरे सपनों में कहीं खो गई थी, अब फिर से जाग उठी थी, और इस बार वो अधिक क्रूर थी, क्योंकि अब कल के लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसने अपना उत्तरीय उठाया और झाड़ा। उसमें से सत्तू की धूल उड़ी। उसने कमंडल उठाया, जो कल उसे छोटा लग रहा था, आज फिर भारी लगने लगा। उसने अपनी लाठी उठाई। वो चौखट पर खड़ा हुआ और एक आखिरी बार उस खाली छीके की ओर देखा, जहां कल तक मटका टंगा था। वहां अब केवल एक खाली रस्सी झूल रही थी, जैसे फांसी का फंदा जो अपने कैदी की प्रतीक्षा कर रहा हो, लेकिन कैदी भाग गया हो। एक अजीब सी विचार शून्यता उसके भीतर भर गई। कल तक वो भविष्य में जी रहा था, कल क्या होगा ये सोचते हुए, लेकिन आज भविष्य मिट चुका था। अब केवल वर्तमान था, कठोर, नग्न और शुष्क। फिर भी इस विध्वंस के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म मुक्ति का अनुभव भी था। अब उसे मटके की रखवाली नहीं करनी थी। न चूहों का डर था, न चूरों की चिंता। खोने का भय खोने के साथ ही समाप्त हो गया था। जिसके पास कुछ नहीं होता, उसे कोई लूट नहीं सकता। सोम शर्मा ने एक गहरी सांस छोड़ी। इस सांस के साथ उसके भीतर का व्यापारी, जमींदार, पिता सब बाहर निकल गए। बचा तो वही पुराना सोम शर्मा, एक भिक्षुक। वो घर से बाहर निकला। धूप उसके चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें नहीं मूंदी। उसने उस जलन को सहा। चलते हुए उसे अपने पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अकेला था, भीड़ में भी अकेला। लेकिन अब ये अकेलापन उसे काट नहीं रहा था, अब वो इसे ओढ़ चुका था। उसने पहले घर का दरवाजा खटखटाया। भिक्षाम देही। उसकी आवाज में न कल की लज्जा थी, न कल की उम्मीद। ये एक सपाट स्वर था, एक तथ्य की तरह। मैं हूं, मैं भूखा हूं, और ये सत्य है। दरवाजा खुला। एक गृहिणी ने उसकी झोली में मुट्ठी भर चावल डाल दिए। चावल के दाने गिरे। उसने उन्हें देखा। उसने उन्हें गिना नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि इन्हें बेचकर क्या खरीदेगा, न ये कि जमा करके अमीर बनेगा। उसने सिर झुकाया, आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। उसने सबक सीख लिया था। जीवन को मुट्ठी में भींच कर नहीं रखा जा सकता। ये रेत है, फिसलेगी ही। और यदि इसे सहेजने के लिए महल बनाए जाएं, तो वो हवा के ही होंगे, जो एक झोंके में ढह जाएंगे। सोम शर्मा अब चल रहा था अनंत पथ पर। उसकी परछाई उसके साथ साथ चल रही थी, लंबी और काली। वो अब सपने नहीं देखेगा। वो अब केवल जिएगा,
एक एक पल, एक एक ग्रास। उसका मटका टूट चुका था, लेकिन शायद उसका भ्रम भी टूट चुका था। और भ्रम का टूटना, चाहे कितना ही पीड़ादायक क्यों ना हो, अंततः सत्य के निकट ही ले जाता है। वो भीड़ में खो गया, एक साधारण बिंदु बनकर, लेकिन उसके भीतर जो सन्नाटा था वो किसी महासागर से कम गहरा नहीं था। कहानी यहां आकर रुकती है, ठीक वैसे ही जैसे सोम शर्मा के कदम उस अनंत पथ पर चलते चलते धुंधले पड़ गए। ये कथा केवल एक टूटे हुए पात्र की नहीं थी, ये मनुष्य के मन की उस अनंत भूख की कथा थी जो शून्यता में भी संसार रचने की क्षमता रखती है। सोम शर्मा हम सब के भीतर छिपा वो हिस्सा है जो वर्तमान के अभाव से भागकर भविष्य के रंगीन गलियारों में शरण लेता है। हम सभी अपने अपने मटके टांगते हैं, उनमें उम्मीदें भरते हैं और अपनी ही आकांक्षाओं की लात से उन्हें तोड़ बैठते हैं। सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, किंतु जब सपना हकीकत पर हावी हो जाए, जब कल्पना में हम अपनों पर ही क्रोध करने लगे, तब जागना अनिवार्य हो जाता है। सोम शर्मा का मटका फूटा, ये एक त्रासदी थी, लेकिन उस त्रासदी में ही उसकी मुक्ति भी थी। वो होने के बोझ से मुक्त होकर पुनः ना होने की शांति में लौट आया। अब रात गहरी हो चुकी है। सोम शर्मा की कुटिया शांत है। वहां कोई मटका नहीं है, कोई शोर नहीं है, केवल एक गहरा निश्चल सन्नाटा। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।